All of you have a very good morning and welcome to the online classes of Rising Public School. This is YouTube channel of our school Rising Public School Ganji Vasoda. Please subscribe this channel and hit the bell icon for getting interesting videos regarding our online class. If you like the video and if you have any doubts, you should immediately put your question in the comment box. I am sure that all of you will listen to me carefully and you will do the homework that I give very quickly. Today we are going to discuss about the first lesson of 8th class science. What is the topic of the lesson? Crop productions and management. Paheli and Buru went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plough, etc. in the field. पहेली और बूजू अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक फार्मर हैं। एक दिन उन्होंने खेत में फील्ड यानी खेत में खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लफ, etc. आदि उन्होंने टूल्स देखे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आप पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आपको याद है, रिकॉल यानी याद है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मनुष्य सहित जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना भोजन बनाने में असमर्थ हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो इसलिए एनिमल्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं या इनके भोजन बनाने का सोर्स क्या है। व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। किंतु हम भोजन ही क्यों लेते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. Both means दोनों से। हम जानते हैं कि जो हमारे लिए वो एनर्जी प्राप्त होती है फूड से, उसका उपयोग हम बॉडी फंक्शंस में करते हैं जैसे जैसे डाइजेशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रिएशन। डाइजेशन मीन्स पाचन, रेस्पायरेशन यानी सांस लेने में, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन, उसको खाए हुए भोजन को एक्सक्रिएशन करने में, उसको उत्सर्जित करने में। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन पौधों से, एनिमल से या दोनों से लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। एक बहुत बड़ी जनसंख्या को भोजन को प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नेसेसरी ज़रूरी है। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. आज से लगभग 10,000 साल पहले जितने भी लोग हैं वो सब नोमैडिक थे। नोमैडिक यानी घूमने फिरने वाले लोगों को हम नोमैडिक पीपल बोलते हैं। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वे जो है ग्रुप्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस फूड और शेल्टर को खोजने के लिए जाते थे या रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वे जितने रॉ फ्रूट्स हैं, कच्चे फल हैं, सब्जियां हैं और भोजन के लिए एनिमल्स को हंट करते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग यानी शिकार करना। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में उन्होंने लैंड यानी ज़मीन पे खेती करना सीखा और चावल, गेहूँ और जो क्रॉप्स हैं उनको लगाना शुरू किया।
थस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही टाइप्स के प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं बहुत ही लार्ज स्केल में एक ही जगह, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। जैसे कि जितनी भी गेहूँ की फसल का मीन्स अर्थ है कि खेत में जितने भी ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं वो काय के प्लांट्स हैं, व्हीट के ही प्लांट्स हैं, गेहूँ के ही पौधे हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप जानते हैं कि फसलें भी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स यानी अन्न देने वाली, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल देने वाली। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। उनके मौसम के हिसाब से हम क्रॉप्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज ए बेस्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया बहुत बड़ा देश है। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हमारा ये क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, रेनफॉल हो, ETC। अकॉर्डिंग देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस हिसाब से जो है हम डिफरेंट पार्ट्स में कई टाइप्स की क्रॉप्स को हम लगाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। इतने डिफरेंट होने के बाद भी हम मुख्य तौर पर फसलों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो कि रेनी बरसात के मौसम में लगाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारा जो बारिश का मौसम है वो जून से लेकर सितंबर तक है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का, सोयाबीन जानते ही हैं सोयाबीन है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कॉटन यानी कपास आदि ये जो हैं खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। सर्दियों के मौसम में लगाई जाने वाली या उगाई जाने वाली क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। व्हीट मीन्स गेहूँ, ग्राम मीन्स चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों एंड लिनसीड यानी अलसी आदि ये जो हैं रबी क्रॉप्स हैं। Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places। इसके अलावा कई जगहों में दालें और वेजिटेबल सब्जियां भी समर टाइम में हम लगाते हैं। 1.2 Basic practices of crop productions। Cultivations of crops involve several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage। Cultivated of crops, क्रॉप्स को लगाने के लिए किसान को
बहुत सारी एक्टिविटीज़ पीरियड ऑफ टाइम में करनी पड़ती हैं। यू में फाइंड आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। या तो गार्डन में जो माली होता है और जो प्लांट्स हम जो हमारे घर पे लगाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, यह एक्टिविटी these activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below। यह एक्टिविटी और यह जो कार्य या काम है वह एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक लिस्ट के रूप में नीचे दिए हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, सोइंग बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज etc। First step 1.3 preparation of soil। The preparation of soil is the first step before growing a crop। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। यह फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले। यह जो है इससे ज़्यादातर मिट्टी को टर्न किया जाता है और उसे लूजन किया जाता है और उसे खोखला किया जाता है। लूजन मीन्स खोखला। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ऐसा करने से मिट्टी में जो रूट्स हैं वो बहुत ही डीप चली जाती हैं। द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। सांस लेने में भी सुविधा होती है। When does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। These microorganisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। यह जो मिट्टी है, loosened soil है, वो helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। जो मिट्टी में earthworms और microbes होते हैं, उनकी ग्रोथ करने में भी हेल्प करती है। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। यह ऑर्गेनिजम्स जो है फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं और जो है क्योंकि यह मिट्टी को टर्न करते हैं और लूजन करते हैं और जो उसके लिए क्रॉप्स के लिए ह्यूमस की ज़रूरत होती है वो ह्यूमस करते हैं। Why the soil needs to be turned and loosened? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms। In addition, that plants or animals get decomposed by soil organisms। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil। These nutrients are again absorbed by plants। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। इस तरीके से जो है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। मिट्टी को लूजनिंग और टर्निंग करने की इस प्रोसेस को हम टिलिंग मतलब जुताई
और प्लफिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लफ, यह जो है एक हल चलाकर करते हैं। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लफ्स हल जो होते हैं या तो लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि मिट्टी बहुत ही ड्राई यानी सूखी हो, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग, तो जुताई से पहले, प्लफिंग से पहले ऐसे वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लम्प्स। क्लम्प्स यानी ढेले, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्लम्प्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। Leveling of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. कभी कभी देखा होगा किसी भी चीज़ को टिलिंग से पहले अपन मैन्योर ऐड कर देते हैं। मैन्योर मीन्स खाद। दिस हेल्प्स द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। इससे जो है अच्छी तरीके से खाद उस मिट्टी में मिल जाती है। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, और जो है किसी चीज़ को बोने से पहले मिट्टी में न। 1.4 सोइंग। Sowing is an important part of crop productions. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Sowing एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शंस का पार्ट है। बिफोर सोइंग, बोने से पहले, गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी वाली, क्लीन हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। अच्छी क्वालिटी वाले, साफ और स्वस्थ बीजों का ही सिलेक्शन किया जाता है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स, किसान जो हैं, सबसे ज़्यादा उपज देने वाले बीजों को ही प्रीफर करते हैं या उनको सिलेक्ट करते हैं। बिफोर सोइंग, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. बोने से पहले, बीज को बोने से पहले कई टाइप्स की टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें से नंबर फिगर 1.2 ए ट्रेडिशनल टूल, 1.2 बी सीड ड्रिल टूल्स, इसका यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल टूल, the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seed there. इसमें ट्रेडिशनल टूल्स में एक फनल टाइप का शेप होता है। इस फनल में ही इन बीजों को भरा जाता है और इसमें से भी 2 या 3 पाइप्स के माध्यम से इन बीजों को गुजरना पड़ता है। और ये पियर्स यानी छेदित करना, ये मिट्टी को छेदित करते हैं, जिससे कि उन्हें उन छेदित स्थानों पर जाके ये बीज रखा जाते हैं। These ends pierce into the soil and place seeds there. Second, seed drills. Nowadays, the seed drill 1.2b seed drill figures is used for sowing with the help of tractors. आजकल जो है बुआई के लिए सीड ड्रिल का ही उपयोग होता है। These shows the seeds uniformly at equal distance and depth. इनके द्वारा जो है सीड्स में यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी
और डेप्थ मीन्स गहराई बनी रहती है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इससे यही भी इंश्योर हो जाता है कि बुआई के बाद बीज आसानी से मिट्टी से कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे जो है पक्षियों द्वारा बीजों को खाने से भी रोका जाता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इसके द्वारा बुआई करने से टाइम की भी और लेबर की भी बचत होती है, दोनों की बचत होती है। अब नेक्स्ट है 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और मैन्योर फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक को मिलाना, ऐड करना। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। वे पदार्थ जो कि मिट्टी में, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए जो मिलाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। Soil supplies minerals nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivations of crops makes the soil poor and nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants। देखो इसमें बहुत बढ़िया बात बताइए। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप्स को जो है कंटिन्यूस लगातार लगाने से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है। इस देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल। जिससे कि ये नुकसान ना हो, इसलिए किसान जो है इन मैन्योर को ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यह प्रोसेस जो क्या कहलाता है, मैन्योरिंग कहलाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। इम्प्रॉपर, ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी अगर मैन्योरिंग को ऐड करो तो इससे प्लांट्स जो है वीक हो सकते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर खाद एक जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कहाँ से मिलता है, एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल के डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन से यानी अपघटित होना, अपने आप चेंज हो जाना। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। You have already learned about vermicomposting in class 6th। अब नेक्स्ट है टेबल डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। सीरियल नंबर 1, फर्टिलाइजर्स इज एन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यह जो है एक सॉल्ट है, लवण है, वो भी कैसे, मैन मेड, मनुष्य ने ही बनाया है। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues।
मैन्योर जो है, खाद जो है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि गोबर, केटल डंग यानी गोबर, एंड प्लांट्स रेसिड्यूज जो कि पेड़ पौधों के रेसिड्यूज यानी बचे हुए पेड़ पौधे, सड़े गले, इनसे मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्रियों में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, यह खेतों में बनता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, इससे मिट्टी को कोई ताकत नहीं मिलती। ह्यूमस मीन्स ताकत समझना, ह्यूमस। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर की वजह से मिट्टी को बहुत ही ह्यूमस मिलता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो है इसमें ये चीज़ें बहुत होती हैं, वेरी रिच, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए खतरनाक है। चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, यही तो न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइजर्स के, इसलिए ये जो है फसलों के लिए हानिकारक है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो है थोड़े कम होते हैं, लेस होते हैं। अब है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, ये जो है ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक होता है, कार्बनिक खाद जो है वो बेटर है फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज, क्योंकि इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इससे जो है मिट्टी में पानी को लेने की, होल्डिंग करने की क्षमता का कैपेसिटी बढ़ती है। It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy, इससे मिट्टी जो है पोरस हो जाती है, जिससे कि गैसेस जो हैं उनका एक्सचेंज आसानी से becomes easy यानी आसानी से होता रहता है। It increase the number of friendly microbes, इससे जो है माइक्रोब्स की संख्या में, नंबर में बढ़ोतरी होती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इससे जो है मिट्टी जो है बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है। 1.6 इरिगेशन, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, जीवित जिंदा रहने के लिए हमें पानी की बहुत ही ज़रूरत है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पानी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, ये जो है प्लांट रूट्स की माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब, अवशोषित होता है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed, इसके साथ भी जिन चीज़ों का भी एब्जॉर्बेशन होता है, कौन कौन का, मिनरल्स का, फर्टिलाइजर्स का, इन सब का। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, पेड़ पौधों में लगभग 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरन ड्राई कंडीशंस में नहीं हो पाता। न्यूट्रिएंट्स dissolved in water are transported to each part of the plant, यह जो है न्यूट्रिएंट डिजॉल्व वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, इसका जो है पानी में जो न्यूट्रिएंट्स घुल गए, उन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेड बिल्कुल प्लांट के हर भाग में होता है।
ये है ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर भाग में जो डिजॉल्व इन वाटर न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं उनका ट्रांसपोर्टेड होता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। यह जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट मीन्स पाला एंड हॉट एयर करेंट्स, और गर्म जो हवाएं होती हैं एयर करेंट्स यानी हवाएं, उन सब से इनकी प्रोटेक्ट्स करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, यह जो है फसलों को हेल्थी करने में और उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। एक रेगुलर इंटरवल्स के हिसाब से वाटर ऑफ क्रॉप्स, फसलों को पानी देना, सप्लाई करना ही क्या होता है, इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। इरिगेशन जो है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल्स एंड सीजन टू सीजन। इसमें इरिगेशन का टाइम जो है सीजन, मिट्टी और फसल अलग अलग होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों के मौसम में पानी देने की जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू द increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो मिट्टी और जो लीव्स हैं उनकी इंक्रीज रेट ऑफ एवोपोरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन की रेट हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पानी की ज़रूरत होती है। Sources of irrigation. Sources of irrigation. The sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. पानी के कौन से सोर्सेस हैं सिंचाई के? वेल्स मीन्स कुआं, ट्यूब वेल्स यानी जानते ही हो जिसको हम जलकूप बोलते हैं। पॉन्ड्स मीन्स तालाब, लेक्स मीन्स झील, रिवर्स मीन्स नदियाँ, डैम्स मीन्स बांध और कैनल्स यानी नहर। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड up by different methods in different regions for taking it to the field. कुओं, झीलों, नहरों में बहुत ही अवेलेबल पानी है। इन पानी को निकालकर खेतों में पहुंचाने के तरीके जो हैं, मेथड जो हैं वो अलग अलग हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। कैटल यानी जानवर, ह्यूमन लेबर्स यानी मजदूर जो है इनमें यूज़ किए जाते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर, यह जो है सस्ता तो है, चीपर मीन्स सस्ता, वट लेस एफिशिएंट, लेकिन यह कम दक्ष है। सस्ती तो है लेकिन लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, विभिन्न कई टाइप्स के जो ट्रेडिशनल वेज हैं वो वेरियस टाइप्स के हैं, विभिन्न टाइप्स के हैं, भिन्न टाइप्स के हैं। फर्स्ट है मोट, सेकंड है चेन पंप 1.4 बी, थर्ड है ढेकली और फोर्थ है रेहट। अब है
मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, आधुनिक इरिगेशन की मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज: स्प्रिंकल सिस्टम और सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम 1.5a, this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। यह है अनइवन, जहाँ अनइवन लैंड है, मतलब समतल भूमि नहीं है, ऐसी जगहों पर यह मेथड बहुत ही यूज़फुल है। और जहाँ पानी नहीं है, where sufficient water is not available। The perpendicular pipes having rotating nozzle on the top। इसमें जो है परपेंडिकुलर पाइप को, पाइप के जो ऊपर के जो सिरे होते हैं उनमें ऑन द टॉप, उनमें नोजल लगे रहते हैं। नोजल क्या लगे रहते हैं? नोजल आर joined to the main pipeline at regular intervals। और ये पाइप जो है एक मेन पाइप से जुड़े रहते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump। जब पंप की हेल्प से वाटर को जब मेन पाइप में भेजते हैं तो यह घूमते हुए नोजल से पानी निकलता है। इट escapes from the rotating nozzle। It gets sprinkled on the crop as if it is raining। और इसका जो स्प्रिंकल ऐसा होता है, छिड़काव ऐसा होता है जैसे बारिश हो रही हो। If it is raining। Sprinkle is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops। यह जो है लॉन की खेती होती है, कॉफ़ी और जो भी अदर क्रॉप्स हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यह जो है रूट्स मीन्स जड़ों के माध्यम से, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके डायरेक्ट जो है पेड़ पौधों की जड़ों तक पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह जो है उनके लिए वरदान है। बून यानी वरदान, जहाँ पर पानी की कमी है। और यह जो है फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, इनके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है और इसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता है। बस ये ड्रिप सिस्टम हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 10 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्शन, उनसे सुरक्षा। बूजो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। In a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop। These undesirable plants are called weeds। बूजो और पहेली
अपने पास के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि फसल के साथ कुछ या फसल के अलावा कुछ अन्य पेड़ पौधे भी उग रहे हैं। ग्रोइंग मीन्स उग रहे हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। किसी खेत में अनडिजायरेबल प्लांट्स नेचुरली रूप से क्रॉप्स के साथ उग आते हैं। These undesirable plants are called weeds. इन प्लांट्स को हम weeds कहते हैं। The removal of weeds is called weeding. इन पौधों को हटाना weeding कहलाता है। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for the water, nutrients, space and light. वीडिंग जो है इनको हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो हैं वाटर भी लेते हैं और जो पेड़ पौधों को हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वो भी लेते हैं, स्पेस जगह भी लेते हैं और लाइट सनलाइट भी लेते हैं। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इससे जो है फसल पे जो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो नुकसान करती है, खराब होती है उनकी ग्रोथ। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. और ये जो है हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत इंटरफेयर करते हैं, परेशान करते हैं और एनिमल्स और मनुष्य ह्यूमन के लिए भी ये पॉइजनस हो जाते हैं, अत्यंत खतरनाक होते हैं। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds. इसको हटाने के लिए फार्मर कई टाइप्स के तरीके करता है, अपनाता है। उसको जो है जब वो टिलिंग करता है किसी चीज़ को सोइंग करने से पहले तो उसे अपरूटिंग हटाने में, अपरूटिंग यानी उखाड़ने में और किलिंग यानी हटाने में वीड्स को ज़्यादा सुविधा होती है। कब? टिलिंग बिफोर टिलिंग में जुताई करने से पहले, बीज बोने से पहले जुताई करते समय वह जो है वीड्स को अपरूटिंग और किलिंग करके आसानी से हटा सकता है। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल। इससे जो है जो वीड्स हैं वो सूख कर मर जाते हैं या मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। उसको हटाने से, उसको जो है सबसे पहले हटाने का सही तरीका जब है जब उसमें फूल आ रहा हो या उसमें बीज बनना हो, तब इसको हम आसानी से हटा सकते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज ऑन द टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको जो है फिजिकल रूप से बार बार अपरूटिंग करके या कटिंग करके भी हटा सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। ऐसा काम जो है खुरपी की हेल्प से होता है। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। यह कार्य जो है सीड ड्रिल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. इसको हम केमिकल्स की यूज़ वजह से भी या केमिकल्स से भी हम इसको हटा सकते हैं। लाइक जैसे 2,4-D, एक जो रसायन केमिकल्स है जिसका नाम है 2,4-D। केमिकल्स मीन्स रसायन। These are sprayed in the fields to kill the weeds. इसका जो है हम फसलों पर छिड़काव स्प्रे करते हैं। They do not damage the crops. इससे जो है
फसल को कोई हानि नहीं होती। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और वीड्स इससे मर जाते हैं। फील्ड्स टू किल द वीड्स, इसको स्प्रे करने से जो वीड्स हैं वो मर जाते हैं। और दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। स्प्रेयर की हेल्प से इसको जो है पानी में अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी ज़रूरत हो उसमें मिलाकर उसका हम स्प्रे करते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation। Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals। इनका केमिकल्स का यूज़ हमें बहुत ही केयरफुल होकर करना चाहिए, और जब इसका हम स्प्रे करें तो हमारे मुंह को और हमारे जो नोज़ मीन्स नाक को कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग 1.8। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मैच्योर है जब जो है एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, कार्य है, टास्क मीन्स काम, इससे जो है फसल का जो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद कटाई करना या उसे काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, है ना। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक जो है क्रॉप्स को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे द्वारा भारत में, हमारी कंट्री में जिस हसिया के द्वारा, सिकल मीन्स हसिया के द्वारा, और मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग होती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी स्प्रेड फ्रॉम द चाफ। इसमें जो काटी हुई फसल जो होती है, चाफ मीन्स भूसा, उसमें से जो है भूसे से उन दानों को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। यह काम जो है कंबाइन मशीन्स के द्वारा होता है, जो कि एक हार्वेस्टर और थ्रेशर का ही एक मिक्स है, थ्रेशर का ही रूप है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6th. Harvest festivals. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. आफ्टर 3 या 4 मंथ्स के बाद, बहुत कठिन काम करने के बाद
हार्वेस्ट का समय आता है, कटाई का समय आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being। यह जो है गोल्डन फील्ड्स, अच्छी दानों से भरी खड़ी फसल को देखकर किसान का जो हार्ट्स है वो जॉय एंड सेंस, जॉय मीन्स उल्लास, सेंस मीन्स उसके अच्छे भावों को बनाती है या संचारित करती है। वेल बीइंग्स मीन्स संचारित करती है, अच्छा। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। यह जो है समय थोड़ा आराम करने का और खुशी मनाने का है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज, कटाई से, thus of great joy and happiness in all parts of India। इसलिए भारत के जितने भी पार्ट हैं उसमें हार्वेस्टिंग का समय बहुत खुशी का होता है। Men and women celebrate it with great enthusiasm। Special festival associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, इसके बाद है नवान्या एंड बिहू। नवान्या एंड बिहू, ये इतने जो त्योहार हैं ये जो है हार्वेस्ट से जुड़े हुए हैं, कटाई से जुड़े हुए हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ़ the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, lights and microorganisms। यह जो है स्टोरेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हमारे लिए ग्रेन्स को कुछ लंबे समय के लिए रखना हो तो उनके लिए मॉइस्चर, नमी से, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों से, रैट्स मीन्स चूहों से, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे जीवों से सुरक्षित रखना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्ट जो है तत्काल जो कटाई होती है उसमें थोड़ी मॉइस्चर ज़्यादा होती है, मोर मॉइस्चर, नमी ज़्यादा होती है। If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms। अगर हमने सीड्स को स्टोर करने से पहले उसको ड्राई नहीं किया तो यह बहुत ही नुकसानदायक होता है गाय के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। यह जो है बहुत ही जर्मिनेशन से ख़राब हो सकते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसलिए हमें स्टोर करने से पहले जो है उसे धूप में सुखाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि उसकी मॉइस्चर में रिड्यूस हो जाए, कमी आ जाए, दाने सूख जाएं। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स
बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिससे जो है पेस्ट मीन्स पीड़क, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई यानी कवक, इनसे इनके आक्रमण करने से सुरक्षा हो जाए। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। यह जो है फार्मर्स जूट से बने हुए बैग का यूज़ करता है या मेटेलिक बिन्स डिब्बों का यूज़ करता है जो कि धातु के बने होते हैं। मेटेलिक यानी धातु। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. चूहा और कीड़ों से सुरक्षा करने के लिए साइलो या बड़े बड़े ग्रेनरीज होते हैं, उनमें ग्रेन्स को हम रखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। नीम की जो सूखी पत्तियां हैं उनको हम घर में यूज़ करते हैं स्टोर करने से पहले। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। और बड़े बड़े जो हैं ग्रेनरीज हैं, गोडाउन्स हैं, और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अगर हमारे लिए अनाजों को रखना है तो उसको हम गोडाउन्स में रखते हैं। और वो भी कैसे? स्पेसिफिक केमिकल का ट्रीटमेंट्स करके और पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा करने के लिए उनको हम बड़े बड़े गोडाउन्स में सीड्स को, उसको ग्रेन्स को या सीड्स को हम रखते हैं। अब 1.10 है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमारे लिए भोजन मिलता है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। अपनी जो है नोटबुक में जो टेबल बनी है उस पूरा करना है। जैसे जो हमें एनिमल से मिलता है, एक तो मिल्क मिलता है। मिल्क कहाँ से मिलता है? इसका सोर्सेस क्या है? काऊ, बफेलो, सी गॉट, सी कैमल, है ना। इस तरीके से टेबल कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो ज़्यादातर जो हैं in the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants। तुम ज़्यादातर पढ़ चुके हो कि हमारे लिए प्लांट से भी भोजन मिलता है, प्लांट्स के अलावा एनिमल से भी। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing it is similarly animals reared at home in or in farms। reared यानी पालना। ज़्यादातर देखे होंगे have to be provided with proper food, shelter and care। जिस तरीके से अपन ने पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्रॉप्स को लगाने में उसके लिए हमें बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, बोना पड़ता है, etc। उसी तरीके से एनिमल्स को रियर करने में, चाहे वो फार्म्स हो या हाउस हो, उसके लिए भी हमें उसके लिए खाने की, शेल्टर यानी रहने की और उसकी केयर करना पड़ती है। When this is done on a large scale it is called animal husbandry। जब ऐसा काम बहुत ही लार्ज स्केल में किया जाता है तो हम उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज
good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in विटामिन डी। मछली जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन है। हमें मछली से जो है कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। Whatever question, if you have any doubts, you should immediately put your question in the group. Thank you.